परंतु उधर दूसरी तरफ इससे भी भयानक तमाशा चल रहा था। राजमहल के एक ओर अंग्रेजों की सेना के लिए तैयार किया हुआ बारूद खाना था। इस बारूद खाने में लड़ाई में आवश्यक सारा सामान ठूस ठूस कर भरा हुआ था। उसमें कम से कम 9 लाख कारतूस, 8-10 हजार बंदूकें, तोपें और सिजिट्रेन भरी हुई थी। यह बारूद खाना अपने कब्जे में लेने का क्रांतिकारियों ने दृढ़ संकल्प किया, पर यह काम सरल नहीं था। उस बारूद खाने में नियुक्त अंग्रेज चाहे तो वहां लड़ने पहुंचने वाले सबका नाश करने में एक क्षण भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि इस बारूद खाने को सुलगा देने के लिए एक तीली जलाकर डालना काफी था। इस काम में हाथ डालना बहुत ही जोखिमपूर्ण था। फिर भी वह बारूद खाना कब्जे में लिए बगैर क्रांति का जीवन क्षण भर भी सुरक्षित न रहता। अतः यह काम पूरा करने को हजारों सिपाही तैयार हो गए। उन्होंने उस बारूद खाने के अंग्रेज अधिकारी को शरण आने के लिए बादशाह के नाम से संदेश भेजा, परंतु ऐसे कागज के टुकड़ों को मान देकर अंग्रेजों ने इस देश का शासन प्राप्त नहीं किया था। लेफ्टिनेंट बेलोमी ने उस चिट्ठी को उत्तर देने का भी मान नहीं दिया। यह अपमान देखकर गुस्सा हुए हजारों सिपाही उस बारूद खाने की दीवार पर चढ़ने लगे। बारूद खाने के अंदर 9 अंग्रेज और कुछ भारतीय लोग थे। दीवार पर दिल्ली के बादशाह का निशान लगा देखकर भारतीय लोग अपने स्वदेश बंधुओं को तेजी से आकर मिलने लगे और उन 9 अंग्रेजों पर निराशा की छाया मंडराने लगी। सिपाहियों की लगातार मार के आगे अंग्रेज कितनी देर टिक सकेंगे, यह दिख ही रहा था। उन्होंने समय अपने पर बारूद खाना उड़ा देने का निश्चय किया था, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि यदि वे बारूद खाना स्वयं सौंप देते तो भी उनके प्राण सिपाही ना लेते। इस पर उनका कोई भरोसा नहीं था। इधर सिपाही भी यह जानते हुए भी कि बारूद खाना उड़ाया जाएगा तो अपनी ओर की प्रचंड हानि होगी, टूट पड़े थे। इतने में दोनों ओर से लोग जिस भयानक आवाज की प्रतीक्षा में आशंकित थे, वे हजारों तोपे एक साथ छूटने की जंगी आवाज हुई और उस बारूद खाने से आग की प्रचंड ज्वाला आकाश की ओर बढ़ गई। उन अंग्रेज वीरों ने स्वयं के प्राणों की आशा छोड़कर स्वयं बारूद खाना शत्रु के कब्जे में ना देते हुए अपने हाथों से सुलगा दिया और उस एक आवाज के साथ करीब 25 सिपाही और आसपास के रास्तों पर के 300 आदमी आकाश में उड़ गए। परंतु क्रांति पक्ष वालों ने इस बारूद खाने की आग में जानबूझकर जो अपना नाम करवा लिया, वह यूं ही नहीं था, क्योंकि जो लोग इस बारूद के विस्फोट में बलि हुए, उनके आत्मयश से उस राज्य क्रांति को अपूर्व शक्ति मिली। जब तक यह प्रचंड बारूद खाना अंग्रेजों के कब्जे में था, तब तक मुख्य केंद्र के नेटिव सिपाही अपने अधिकारियों की अधीनता में थे। वे अपने स्वदेश बंधुओं पर हमला नहीं कर रहे थे, पर अंग्रेजों के विरुद्ध भी नहीं हुए थे। 4 बजे सारा दिल्ली शहर हिलाने वाले विस्फोट की आवाज सुनते ही वे कंटोनमेंट के सिपाही इकट्ठे हुए और मारो फिरंगी को की गर्जना करते हुए अंग्रेजों पर टूट पड़े। मुख्य रक्षक गॉर्डन को किसी ने उड़ा दिया, स्मिथ और रोहेले को मार डाला और गोरा रंग देखते ही टूट पड़ो मार डालो की ध्वनि होने लगी। 1 शतक के बाद जागृत हुआ राष्ट्र क्षोभ अपनी उग्र जबड़े के नीचे पुरुष, महिलाएं, बच्चे, घर, दरवाजे, पत्थर, ईंट, घड़ियां, मेज, कुर्सियां, रक्त, मांस, अस्थियां, जिन जिन चीजों को फिरंगी स्पर्श हुआ था, सब पर क्रांतिकारियों का आक्रोश टूटा। उस सारी सचेतन दिल्ली के बादशाह का बहुत सख्त आदेश हो जाने के बाद ही बहुत से अंग्रेज लोग मृत्यु से बच पाए और राजमहल की कैद में पहुंचा दिए गए। परंतु लोकमत बादशाह के इस कृत्य के इतना विरुद्ध थे कि 4-5 दिन खींचतान करने के बाद उसे अपने कब्जे के उन 50 फिरंगियों को लोगों को सौंप देना अनिवार्य हो गया। 16 मई को एक सार्वजनिक मैदान पर वे 50 फिरंगी ले आए गए। वह दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हुए हजारों नागरिकों ने उनके सामने फिरंगी राज्य और अंग्रेजों की बेईमानी की पूरी निंदा की और फिर सिपाहियों का आदेश होते ही एक क्षण में उन 50 के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सिपाही की तलवार से बचने कोई महिला या बच्चा गिड़गिड़ाने लगता
तो मेरठ की बेड़ियों का बदला गुलामी का बदला, बारूद खाने का बदला कहते हुए लोग बड़े जोर से चिल्लाने लगते। इस बदले की धार चढ़ी तलवार वह गिड़गिड़ाता भूरा सिर काट देता। 11 मई को अंग्रेजों के कत्लेआम का आरंभ होकर उसकी पूर्ण आहुति 16 मई को हुई। इस बीच सैकड़ों अंग्रेज जान बचा के दिल्ली से भाग गए। किसी ने मुंह पर काला रंग पोतकर नेटिव होने का स्वांग रचा लिया, तो कोई जंगल जंगल भागता धूप में छिपने का साहस किया। भेद खुलते ही गांव वालों के हाथों मारा गया। कोई यात्रा में थक कर रास्ते में बैठ जाने पर पास पड़ोस के गांव वालों द्वारा फिरंगी कहकर काट डाला गया, और कोई दयालु गांव वाले मिल जाने से उनकी कृपा पाकर मेरठ छावनी पहुंच गया। बारूद खाने के विस्फोट में विद्रोही सैनिकों का भरपूर बंदूकें मिली, और उसके कारण हर सिपाही के हिस्से में जो कत्ल हुआ उसका समाचार सुनते ही सैकड़ों गांवों ने अपनी सीमा में फिरंगी को घुसने ना देने का संकल्प किया। परंतु उन गांवों या दिल्ली में इतने बवंडर के चलते हुए भी एक भी अंग्रेज महिला के शील पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। यह बात अब अंग्रेजों द्वारा की गई जांच पड़ताल में ही सिद्ध हुई है। दिल्ली में कत्ल हो जाने के बाद उस अफसर के प्रत्यक्ष देखे हुए वर्णन के नाम पर कितने ही अंग्रेज धर्म अधिकारियों ने जो भयंकर वर्णन किए हैं, उनसे अधिक निंदात्मक, असत्य और घटिया बयान आज तक किसी ने नहीं किया होगा। दिल्ली के रास्तों पर महिलाओं को नंगा कर घुमाया, सार्वजनिक रूप में उनका शील भंग किया गया, उनके स्तन काटे गए, छोटी बच्चियों पर अत्याचार किया गया आदि अमानवीय झूठ जिनके धर्म निर्देशक प्रकाशित करते हैं, उन अंग्रेज लोगों की सत्यनिष्ठा कितनी घटिया होगी। सन 1857 की राष्ट्र क्रांति इसीलिए नहीं हुई थी कि हिंदुस्तान के लोगों को गोरी औरतें नहीं मिलती थी। उल्टे गोरी महिला के मनहूस कदम फिर से अपने घर में ना पड़े, इसीलिए सन 1857 का राष्ट्र क्षोभ उद्भूत हुआ था। इस तरह मेरठ की महिलाओं के फुफकार से उठे इस भयानक चक्रवात के चक्कर में पड़ 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान में 100 वर्ष से जमा हुआ गुलामी का विश्व वृक्ष भरभरा कर गिर गया। इन पहले 5 दिनों में क्रांति पक्ष में नेताओं को जो अपूर्व सफलता मिली, उसका मूल कारण था अंग्रेजों की गुलामी से छूटने की उत्कट इच्छा का सारी जनता में पैदा होना। मेरठ की महिलाओं से दिल्ली के बादशाह तक सबके हृदय में स्वतंत्रता और स्वधर्म रक्षण की अनिवार्य इच्छा प्रद्भुत होने से और उस इच्छा को गुप्त संगठन के द्वारा पहले से ही व्यवस्था प्राप्त हो जाने से केवल 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान की इतिहास प्रसिद्धि राजधानी में स्वराज्य की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। दिनांक 16 मई को दिल्ली में फिरंगी सत्ता का एक भी चिन्ह शेष नहीं रहा था। अंग्रेजी वस्तुओं में दिल्ली को इतनी घृणा हो गई थी कि कोई अंग्रेजी भाषा का एक शब्द भी बोले तो उसे जमकर मार खानी पड़ती। अंग्रेजी निशान के टुकड़े गली कूचों में कुचले जा रहे थे और अपने आज तक के अपमान के दाग दास्ता के उष्ण रक्त से धोकर स्वच्छ हुआ स्वराज्य का चिन्ह उस प्रचंड क्रांति के सिर पर डोल रहा था। यह स्वतंत्रता की इच्छा इतनी प्रबल थी कि पहले 5 दिन में देशद्रोह की छूत कहीं नहीं लगी। पुरुष और महिलाएं, श्रीमंत व गरीब, तरुण और वृद्ध, सिपाही और नागरिक, मौलवी और पंडित, हिंदू और मुसलमान, सारे के सारे स्वदेश के निशान के नीचे अपने अपने सशस्त्र निकालकर परदेसी दास्ता पर हमला कर रहे थे। ऐसी विलक्षण स्वदेश प्रीति और स्वतंत्र प्रीति उबल रही थी और पर सत्ता के प्रति इतनी घृणा उत्पन्न हो गई थी। ये 5 दिन हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा चिर स्मरणीय रहे, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से प्रारंभ हुआ हिंदू और मुसलमान का प्रचंड युद्ध समाप्त हो जाने की घोषणा इन 5 दिनों में हुई और हिंदू और मुसलमान के बीच का परायापन तथा विजेता विजित भाव नाम शेष होकर उनमें आपसी बंधुत्व भाव इन्हीं दिनों में प्रकट हुआ। मुसलमानों की परतंत्रता से श्री शिवराज, प्रताप सिंह, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह तथा महादजी शिंदे द्वारा मुक्त हुई भारत माता ने इसके बाद तुम सब समान और सरोहार हो, मैं तुम दोनों की माँ हूँ, इस दिव्य मंत्र का उच्चारण किया।
हिंदुस्तान अपना देश है और हम सब सगे भाई हैं। ऐसी गर्जना करते हुए हिंदू मुसलमानों ने समसमानता से और एकदम से दिल्ली के तख्त पर स्वराज्य का उभय स्वीकृत झंडा तभी खड़ा किया। ऐसे ये 5 दिन इतिहास में चिर स्मरणीय रहे। इन 5 दिनों में हिंदुस्तान में लोक शक्ति का प्रथमोदय हुआ। अपने पर कौन राज्य करे, इस प्रश्न का निर्णय करने का कार्य लोक पक्ष का है। इस संवेदना का जन्म हिंदुस्तान में इन 5 का निर्णय करने का कार्य लोक पक्ष का है। इस संवेदना के जन्म हिंदुस्तान में इन 5 दिनों में हुआ। लोक पक्ष ने ही उस राज सिंहासन का पुरुषार्थ की योजना की। लोगों को जो पसंद होगा उसी का राज्य स्वदेश पर चले, यह भावना और राजनीति लोक पक्ष का कर्तव्य है। यह चेतना हिंदुस्तान के शरीर में इन 5 दिनों में उदय हुई। लोक पक्ष की यह जयंती हिंदुस्तान के इतिहास में अविस्मरणीय रहे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे मध्यांतर और पंजाब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।